सोचो, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, बस एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? यही हम जानेंगे आज। क्या हम सच में एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं? कई साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइफ एक सिंपल केमिकल रिएक्शन का नतीजा है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जिंदगी का जन्म किसी इंटेलिजेंट फोर्स ने डिजाइन किया था। एक तरफ प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी कहती है कि ओशियंस के अंदर एक डेडली रिएक्शन हुआ, मीथेन प्लस अमोनिया प्लस लाइटनिंग एल पहली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी तरफ पैंसपर्मिया थ्योरी का कहना है कि लाइफ स्पेस से आई थी, एक एस्टेरॉयड या एक एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ तक पहुंचा और यहां लाइफ की शुरुआत हो गई। पर असल सच्चाई क्या है, यह अब तक मिस्ट्री है। आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि इंसान और एक केले का डीएनए 60% तक सिमिलर है, और सिर्फ केले से नहीं बल्कि हर लिविंग बीइंग एक सिंगल सोर्स से इवॉल्व हुई है। और ये सोर्स था लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी थी, एक ऐसा एंशिएंट सेल जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला एंसेस्टर माना जाता है। पर सवाल ये है कि लूका आया कहां से? आखिर एक लाइफलेस दुनिया में ये पहला लिविंग सिस्टम कैसे बना? लूका कोई एक स्पेशल क्रिएचर नहीं था, बल्कि वो पहली माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म थी जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती थी। यह एक यूनिकेल्युलर ऑर्गेनिज्म था जो डीएनए और आरएनए का इस्तेमाल करके अपनी कॉपियां बनाता था। पर इसका ओरिजिन अब तक एक बड़ी मिस्ट्री है। क्या लूका एक नेचुरल रिएक्शन का रिजल्ट था या ये स्पेस से आया था? साइंस अभी तक सिर्फ थ्योरीज दे सकता है, लेकिन इसका प्रूफ मिलना अभी भी एक चैलेंज है। आज भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए और आरएनए एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ह्यूमन हो या बैक्टीरिया, सबके जीन एक ही तरीके से काम करते हैं। हर सेल एटीपी एनर्जी यूज करता है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। मतलब हम जितने भी अलग दिखते हो, अंदर से हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। पर अब एक बड़ा सवाल उठता है, लूका से लाइफ इवॉल्व तो हुई, पर कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने? अगर लूका सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक सेल था, तो ये कैसे इवॉल्व होकर इतने अलग अलग क्रिएचर्स बना? जिंदगी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स तक कैसे पहुंची? यह एक बिलियन साल लंबी कहानी है। शुरुआत हुई माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से। ये सिंपल थे, सिर्फ डिवाइड होते गए। म्यूटेशंस ने नए ट्रेट्स लाए और धीरे धीरे नए लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होने लगे। फिर एक बड़ी इवोल्यूशनरी लीप आई, सेल्स ने नए स्ट्रक्चर्स डेवलप किए, लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। और धीरे धीरे लाइफ ने लैंड पर कदम रखा, डायनासोर आए और फिर मैमल स्पीशीज इवॉल्व होने लगी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक इनविजिबल फोर्स लाइफ को पुश कर रही थी या ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस था? क्या लाइफ और नॉन लिविंग मैटर में कोई सिमिलैरिटी हो सकती है? यह एक बड़ा सवाल था और साइंटिस्ट्स ने इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। लुइगी गाल्वानी का डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। एक डेड फ्रॉग को इलेक्ट्रिसिटी दी गई और वो अचानक हिलने लगा। लोग शॉक हो गए, क्या डेड बॉडीज फिर से जिंदा हो सकती हैं? लेकिन यह सिर्फ नर्व्स का रिएक्शन था जो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने पर एक्टिवेट हो गए थे। एलेसांद्रो वोल्टा ने यह देखा और एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढा और बैटरी इन्वेंट कर दी। मतलब एक छोटी सी चीज ने दुनिया बदल दी। और यह सब लाइफ और इलेक्ट्रिसिटी के एक अजीब कनेक्शन से शुरू हुआ। लेकिन एक और बड़ा सवाल, क्या लाइफ भी सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है? अगर हाँ, तो क्या हम एक दिन लाइफ आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकेंगे? पहले साइंटिस्ट्स का यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर ही बन सकते हैं। मतलब लाइफ के एसेंशियल मॉलिक्यूल्स सिर्फ किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू ही बनेंगे। पर फिर एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया। फ्रेडरिक वॉहलर का शॉकिंग एक्सपेरिमेंट। वॉहलर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट पे काम कर रहा था और गलती से उसने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूरिया बना दिया। मतलब लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स लैब में भी बन सकते हैं। यह एक्सपेरिमेंट एक टर्निंग पॉइंट था।
इसका मतलब यह था कि लाइफ के एसेंशियल मॉलिक्यूल्स किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के बिना भी बन सकते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या लाइफ एक डिवाइन फोर्स ने बनाई या यह सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस का नतीजा है? जब फ्रेडरिक वॉलर ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लैब में बनाने का रास्ता दिखाया तो साइंटिस्ट्स और आगे बढ़ने लगे। और फिर आया एक और बड़ा ब्रेक थ्रू, मार्सेलिन बर्थेलॉट का एक्सपेरिमेंट। बर्थेलॉट ने हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दिया। मतलब लाइफ के एसेंशियल केमिकल्स सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बल्कि स्पेस या किसी और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी बन सकते हैं। यह डिस्कवरी और भी शॉकिंग थी, क्योंकि अगर लाइफ के रॉ मटेरियल्स यूनिवर्स में कहीं भी बन सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अकेले नहीं हैं? क्या लाइफ सिर्फ एक अर्थ का एक्सपेरिमेंट है या फिर किसी और प्लेनेट पे भी लाइफ के बीज पड़े हैं? जब हम लाइफ के ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं तो एक और बड़ा सवाल सामने आता है, जिंदा होने का मतलब क्या है? क्या मोशन लाइफ की पहचान है या रिप्रोडक्शन? क्या सिर्फ मेटाबॉलिज्म और एनर्जी यूज करना लाइफ को डिफाइन करता है या फिर एडेप्टेशन और इवोल्यूशन भी जरूरी है? 2011 में एडवर्ड ट्रिफन ने लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की, पर आज भी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। मतलब अगर एक मशीन सोचने लगे, सीखने लगे, अगर एआई या रोबोट्स एक दिन इमोशंस या सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लें तो क्या हम उन्हें भी जिंदा मानेंगे या फिर लाइफ एक सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सिर्फ कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स तक ही सीमित है? अब तक हमने लाइफ के फाउंडेशन को समझने की कोशिश की, कैसे नॉन लिविंग केमिकल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और कैसे साइंस ने लाइफ के मिस्ट्रीज को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या यही काफी था? अगर सिर्फ केमिकल रिएक्शंस और रैंडम प्रोसेस ही काफी होती तो पहली लिविंग सेल कैसे बनी और क्यों बनी? अगले एपिसोड में देखेंगे लाइफ का इवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। क्या पहली सेल्स एक कॉस्मिक एक्सीडेंट थी या फिर एक इंटेलिजेंटली डिजाइनड एक्सपेरिमेंट? अगर एक बेरन प्लेनेट पे लाइफ शुरू हो सकती है तो क्या यह सिर्फ अर्थ तक सीमित है या कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्या तुम मानते हो कि लाइफ सिर्फ एक एक्सीडेंट है या इसके पीछे कोई अनसीन फोर्स है? कमेंट करके बताओ।